हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस पे। दोस्तों, अब हमारे चैनल पे एक हमने कह सकते हो कि नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। अब जैसे-जैसे दोस्तों आप देखोगे कि पीसीएस का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि ये कह सकते हो कि न्यू ईयर का कह सकते हो कि आप लोगों के लिए एक तोहफ़ा भी है। और अभी तक जो मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, मैंने देखा कि आप लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक नया एक वीडियो बनाया जाए एक नए इनिशिएटिव के साथ। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि अब एक रिवीजन सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। रिवीजन सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए क्या है दोस्तों कि हम यहाँ पे एक चीज़ को देखेंगे, समझेंगे कि हम बैक ईयर्स के क्वेश्चंस को उठाएँगे और बैक ईयर्स के क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि हमको आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, क्या लेआउट में करना है, ये चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आंसर राइटिंग किस तरीके से होती है, आंसर राइटिंग जो होती है, वो जब तक आप बैकग्राउंड नहीं जानोगे, तब तक आप डे 1 से आंसर राइटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो आंसर राइटिंग को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है दोस्तों कि आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स को उठाइए और पास्ट ईयर्स के पेपर से आप क्या करोगे कि पास्ट ईयर्स के पेपर से आप क्वेश्चंस के फॉर्म को समझोगे और फिर लिखना प्रैक्टिस से सीखोगे। तो जब तक आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा ना, तब तक आप जो है उस चीज़ को नहीं कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो मैं आपको धीरे-धीरे करके क्या है कि पर डे जो है एक ऐसे टॉपिक उठाऊँगा, किसी भी सब्जेक्ट से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, किसी भी सब्जेक्ट से, पॉलिटी से एक क्वेश्चन उठाऊँगा, जो जब से पैटर्न पीसीएस का चेंज हुआ है अपने मेंस में, जब से ऑब्जेक्टिव के बदले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे, यूपीएससी के तर्ज पे जिस तरीके से अपना पैटर्न हो गया है, उन्हीं के क्वेश्चंस को उठाऊँगा, 2018 तक के क्वेश्चंस को उठाऊँगा, 1-2 क्वेश्चन, और उन्हीं के रिगार्ड में आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे कि किस तरीके से लेआउट से क्या चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है? तो अब आइए दोस्तों, ज़्यादा ना समय लेते हुए आज अपना जो शुभ आ रहा है, मैं सबसे पहले दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर भी आप लोगों को कह दूं। और दूसरी चीज, आज हमारी जो शुरुआत होगी वो इकोनॉमिक से होगी। ठीक है? अब इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देखोगे कि ग्लोबलाइजेशन और लिबराइजेशन पॉलिसीज जो है उसके रेफरेंस में फॉरेन ट्रेड और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन है, 2022 में आया था। मतलब कि अभी जो मेंस का पेपर हुआ है अक्टूबर में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन किस चीज से है दोस्तों, एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड है। एलपीजी रिफॉर्म के रिलेशन में क्या है, यहाँ पे बातें की गई हैं कि लिबराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो बातें हैं, इससे क्या हुआ कि हमारे फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड पे और टेक्नोलॉजी पे क्या असर पड़ा है। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझिए कि एलपीजी है क्या, एलपीजी की जरूरत क्यों पड़ी। जब आपका बैकग्राउंड बेस मजबूत होगा ना दोस्तों, तो क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप फॉर्म होंगे, आप उस चीजों को समझ जाओगे। ठीक है? तो उस चीजों को समझ, देखिए दोस्तों, पहला दिन है, पहला इनिशिएटिव का दिन है, तो इस वजह से और भी बातें मुझे करने में टाइम लग रहा है। पर हाँ, जैसे जैसे वीडियो और इंक्रीज करते जाएंगे, आप लोग शेयर करते जाएंगे, कमेंट करते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम डायरेक्ट पॉइंट की बातें करेंगे। ठीक है? तो अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एलपीजी से रिलेटेड है। ठीक है? एलपीजी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमको एलपीजी को समझना पड़ेगा। एलपीजी को समझते हुए देखिए दोस्तों, 4-5 बातें हैं जो पहले इंपॉर्टेंट है, हमको समझना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, एलपीजी क्या है? एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है? अब देखिए दोस्तों, एलपीजी का मतलब यही है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, ये कहानी एलपीजी की शुरुआत कहाँ से होती है, मैं आपको थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री में ले जाऊंगा। आप देखोगे दोस्तों कि 1991 में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या होता है दोस्तों कि आप देखोगे अपने इंडिया के पास क्या होता है कि फॉरेन रिजर्व एकदम खाली हो जाता है। ठीक है? फॉरेन रिजर्व से 15 दिन का बचता है। उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि हमको जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जब हमको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस टाइम आप देखोगे कि आईएमएफ ने हमारे ऊपर शर्तें रखी, टर्म्स एंड कंडीशन रखा। आईएमएफ ने कहा कि हम ज़रूर तुमको पैसा देंगे वर्ल्ड बैंक ने, लेकिन तुमको थोड़ा-सा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमारी माननी पड़ेगी। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी दोस्तों? एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए दोस्तों, ये जो 1991 की जो पॉलिसी थी, ऐसा कहा जाता है कि जब ये टर्म्स एंड कंडीशन हमारे ऊपर रखी गई, तो मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो पीवी नरसिम्हा राव जो है, उन्होंने इसको पढ़ा, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, और पढ़ने के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने उनके सहयोगी पे, एडवाइजरी पे साइन कर दिया। अब आप देखोगे दोस्तों कि एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब आप समझने की कोशिश करो कि इंडिया को, पहले इन तीनों वर्ड का हम पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि इंडिया को किस हद तक लिबरल होना था। ठीक है? मतलब किन किन चीजों में लिबरल होना था। तो अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ड एल को उठाओ। एल की क्या है? लिबरल। लिबरल हमको किस कंटेक्स में होना था? हमको एमआरटीपी एक्ट को एबॉलिश करना था। एमआरटीपी एक्ट क्या होता है दोस्तों? एमआरटीपी एक्ट इज बेसिकली, आप देखोगे कि इट्स स्टैंड ऑन, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, हाँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फ्रेंड्स, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। तो एमआरटीपी का जो ये है फंडा, इसका क्या हुआ कि एमआरटीपी एक्ट जो था, इसने क्या किया कि एबॉलिश किया गया। एबॉलिश किया गया, इस एक्ट को एबॉलिश किया गया। और उसके बाद आप देखोगे कि अपने इंडिया में 1991 के पहले क्या था
कि किसी भी काम को करने से पहले लाइसेंस राज, किसी भी फैक्ट्री को खोलने से पहले लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। फिर हमने क्या किया कि लाइसेंस राज को समाप्त किया। मतलब ये था कि टर्म्स एंड कंडीशन में लिबरल में क्या हुआ कि लाइसेंस राज की समाप्ति की बात की गई। उसके बाद हमने एफडीआई को इंट्रोड्यूस किया। एफडीआई मतलब ये था कि फॉरेन कंपनी को इंडिया में लाया गया। आप देखोगे दोस्तों कि 90s 80s में क्या हुआ था कि एफडीआई को बेशक इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उतने स्तर से एफडीआई इंडिया में कारगर नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं कि इसको 1991 में ही ला दिया गया था, 1990 80 में इसको ला जरूर दिया गया था, लेकिन एफडीआई को क्या किया गया कि कारगर बनाया गया 1991 में। तो लिबरल का मतलब क्या हुआ, एमआरटीपी एक्ट, उसके बाद लाइसेंस राज और उसके बाद एफडीआई। लाइसेंस राज में मैंने आपको बताया ना कि जो पहले छोटी मोटी कंपनियों उसको खोलने के लिए, हर चीज को करने के लिए लाइसेंस राज की जरूरत पड़ती थी, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, उसको क्या बोलते हैं, शिकंजे को खत्म किया गया, लिबरल हुए हम। अच्छा दोस्तों, ये यहाँ पे मेरे नहीं लिखा है, मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं बनाया, पर मैं आपको चीजें समझा दूं। लाइसेंस राज में क्या हुआ, जब लाइसेंस राज के मतलब कह सकते हो कि हम लिबरल हुए, तो फिर हमने ये रूल बनाया कि जिसमें हमने सिर्फ 4 चीजों के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रखी। सबसे पहले टोबैको, टोबैको के लिए, टोबैको की कोई भी फैक्ट्री होगी उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद केमिकल फैक्ट्री, कोई भी केमिकल की फैक्ट्री होगी उसके लिए लाइसेंस राज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, एक्सप्लोसिव फैक्ट्री मतलब समझने की कोशिश करिए, कोई भी पटाखे की फैक्ट्री होगी उसके लिए हमको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद आर्म्स या एमुनेशन की फैक्ट्री। तो मतलब समझने की कोशिश करो दोस्तों कि लाइसेंस राज जो पहले अपने इंडिया में चल रहा था उसको एबॉलिश करने के बाद ये 4 चीजों के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ने लगी, टोबैको, केमिकल, एक्सप्लोसिव और एमुनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिबरल का मतलब समझ गए, एमआरटीपी एक्ट। देखिए दोस्तों, जहां जिस चीज का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है मैं उसी चीज को बताऊंगा। उसके बाद फिर हम प्राइवेट हुए, प्राइवेटाइजेशन के वर्ड को समझो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था दोस्तों कि अभी तक क्या था कि जब देश अपना आजाद हुआ 47 में, जब ब्रिटिश ट्रांसफर ऑफ पावर करके गए और 50s में हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस हो गए, तो उस टाइम हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, खाने को। खाने को तो था नहीं अपने पास। तब हमने क्या किया कि हम विदेश से खाना मंगाते थे। और एक चीज आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं पढ़ा जरूर दूंगा, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सोशलिज्म के कंसेप्ट से काफी ज्यादा प्रभावित थे, रशियन रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो आप देखोगे कि पीएसयूज का कंसेप्ट क्या था कि एक सेंट्रल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी होगी जो इक्वल अमाउंट में लोगों पे बटेगी। क्यों? क्योंकि उस समय तो भाई देश आजाद हुआ, बेरोजगारी इस कदर थी, तो क्या हुआ, लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जा रही थी। आपने अपने दादा परदादा से सुना हो ना कि उस टाइम तो सरकारी नौकरी पकड़ पकड़ के दी जाती थी। तो यही कारण था कि एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था। तो नतीजा क्या हुआ कि सरकार की तो पूरी जिम्मेदारी थी, सेंट्रल अथॉरिटी इनके हाथ में थी। तो किसी एक काम को करने के लिए आप देखोगे कि 4 लोग रख दिए गए। मतलब समझने की कोशिश करिए कि डिसगाइज्ड इकोनॉमी हो गई। डिसगाइज्ड इकोनॉमी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जो काम एक लेबर कर सकता है, उस काम को करने के लिए हमने 4 लोगों को रख दिया। नतीजा क्या हुआ कि हम पूरी तरीके से बर्डन में जा रहे थे। बर्डन में जा रहे थे, जाने के बाद हमारे ऊपर एक बर्डन पड़ रहा था भाई, वर्करों को सैलरी भी तो देना था ना, सरकारी एम्प्लॉइज को। भाई कल को रिटायर होते, पेंशन देना होता, सब कुछ देना होता, फंड देना होता, तो ये सारी चीजों का था, बर्डन था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में क्या किया कि सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया। डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया, इससे क्या हुआ कि सस्टेनेबल ग्रोथ हुई और एम्प्लॉयमेंट गेनफुल करने की कोशिश की। मतलब समझने की कोशिश करिए कि अभी तक अनस्किल्ड लोगों को भी हम काम दे रहे थे। अब जब प्राइवेट कंपनीज मार्केट में कूद गई, सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट होने लगा, तो सरकारी कंपनियां तो कह सकते हो कि समाज के लिए काम कर रही थी ना, लेकिन प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट टिल्डिंग कंपनी थी। तो जब प्रॉफिट टिल्डिंग कंपनी थी, तो प्रॉफिट टिल्डिंग की जो कंपनी होगी, तो वो तो जाहिर सी बात है सोशल मतलब काम तो करेगी नहीं, तो वो स्किल्ड लोगों को काम देने लगे। इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट में सस्टेनेबल ग्रोथ तो हुआ, जो सरकारी काम कर रहे थे हम, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, एक के मतलब 4 लोगों को हटा के 1 लोगों को रखा गया। क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही थी, जाहिर सी बात है पैसा बच रहा था, हम प्रोडक्शन और कर रहे थे, प्रोडक्शन करते करते और क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट जो हमारा था वो गेनफुल होता गया। तो ये प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यही होता है कि सरकारी कंपनियों को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को हमने डिसइन्वेस्ट किया। अब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट की यहाँ पे बातें करोगे दोस्तों, तो ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि हमने जो है, आप देखोगे सबसे इससे आपने पहले इंडिया में क्या होता था कि हम कह सकते हो कि टाइट बॉन्डिंग थी। टाइट बॉन्डिंग इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि हम क्या करते थे कि बाहर की देश दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं होता था। मतलब से समझने की कोशिश करिए कि इतना ज्यादा हाई अमाउंट हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे कि बाहर का सामान तो इंडिया में आना बहुत मुश्किल हो जाता था। हाँ, तो जब बाहर का सामान इंडिया में आना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो अब एक्सपोर्ट तो होता ही नहीं था। इंपोर्ट ड्यूटी जो था, और इंपोर्ट ड्यूटी भी हम बाहर के अपने सामान को, अपने इंडिया के सामान को हम बाहर, जैसे मतलब इंपोर्ट जो था, बाहर का सामान भी अंदर आना मुश्किल था, और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के आने से इस चीज को रेगुलेट किया जाता है, मतलब कह सकते हो कि लिबरल होते हैं। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में आप देखोगे कि जो पहले अपनी इंडिया की ही कंपनी हुआ करती थी, ग्लोबल मार्केट में और सारी कंपनीज आ जाती हैं। आप देखोगे दोस्तों, आज जो मैकडोनल्ड और केएफसी है ना, ये सब कह सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में तब आई हैं जब
एलपीजी आया, रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद केएफसी पहले अपने इंडिया के पास कह सकते हो कि जैसे सिर्फ बाटा ही शूज की कंपनीज का एक ऑप्शन हुआ करता था, आज हमारे पास विदेशी कंपनीज का शूज का ऑप्शन है, जैसे एलन सोली वगैरह शूज के ऑप्शंस हैं। तो ये ऑप्शंस कहाँ से आए? ये एलपीजी के रिफॉर्म के बाद है, इसके पहले नहीं थे। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट अपने इंडिया में आया। तो कुल मिला जुला के कहानी जो मैंने आपको अभी बताई इतनी देर तक, लगभग 10 मिनट हो गए मुझे बताते हुए, मैंने एलपीजी का मतलब आपको समझा दिया, पोस्टमार्टम इस वर्ड का कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक नीचे वर्ड है, हम देखेंगे कि बिफोर 1991 इसके पहले क्या था कि हमारा जो टोटल कंट्रोल हुआ करता था ना, वो एफडीआई पे होता था, एमआरटीपी पे होता था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे होता था। लेकिन हम देखेंगे कि 91 की पॉलिसी के बाद, जो कि राव और मनमोहन सिंह की थी, इसके बाद ये सारी चीजों को हम कह सकते हो कि हटाते हैं, नया लाते हैं पॉलिसी एलपीजी का। ठीक है, अब हमने एलपीजी का आपको मतलब समझा दिया, एलपीजी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब देखिए दोस्तों, एक कंडीशन क्रिएट होती है 1979 में, 1980 में क्या होता है कि वॉशिंगटन में एक, कह सकते हो कि वॉशिंगटन सेंसस में एक ऑयल क्राइसिस आ जाती है। अब चूंकि मनमोहन सिंह पढ़े लिखे थे, 5-5 6-6 सब्जेक्ट में भाई वो एमए कर चुके हैं, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, तो मनमोहन सिंह ने उस टाइम की केस स्टडी को किया। ठीक है, मनमोहन सिंह ने उस टाइम की जो केस स्टडी को किया, और मनमोहन सिंह के ही ऊपर पूरा दावेदार था कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाना। तो उस केस स्टडी को करते हुए मनमोहन सिंह ये चीज समझ गए थे कि हमको एलपीजी के रिफॉर्म्स को मानना पड़ेगा। अब एलपीजी का रिफॉर्म जब इंडिया में आया 1991 में, तो उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि होता क्या है कि एलपीजी के रिफॉर्म आने के बाद न्यू दिल्ली में मीटिंग होती है। न्यू दिल्ली के कंसिक्वेंस में जब मीटिंग होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि 5 चीजों पे बात किया जाता है। पहली चीज, फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन, देखिए दोस्तों, ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ना, इट्स माय नोट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, कहानी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो ये वहां पे बातें हैं फिजिकल डिसिप्लिन की, कि हम फिजिकल पे अपना काम करेंगे, फिजिकल डिफिशिट पे। जाहिर सी बात है, जो एक लोग को काम करने के लिए जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता था, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिजिकल डेफिसिट, ये सारी चीजें ये इकोनॉमिक्स के ही टर्म्स है ना। तो ये सारी चीजों को भी हमको समझना है, एक करके मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जितनी इस चीजों की, जिन वर्ड्स की जहां पे जितनी जरूरत होगी, मैं उतना आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फिजिकल डिसिप्लिन पे क्या हुआ कि उस पर काम किया गया। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन पे काम किया, जो मैंने आपको बता दिया, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। उसके बाद दोस्तों, कहा जाता था पहले, मैंने अपने पापा के भी मुझसे सुना है, कि किसी जमाने में 100 रुपए अगर इंसान कमाता हो तो उसको 30 रुपए टैक्स देने के लिए कहा जाता था। तो आप ही बताइए दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी कमाई का 30 रुपया टैक्स देगा? कभी नहीं देगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने टैक्स के रेट को मॉडरेट और करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, एफडीआई भारत में, फॉरेन रिडीम्स इंडिया में आने लगे, हमने अपने इंपोर्ट्स को लिबरल करने की कोशिश कर दी। मतलब क्या था कि इंपोर्ट्स मतलब अंदर आना, एक्सपोर्ट्स मतलब बाहर जाना। अब क्या हुआ कि अभी तक हम बाहर से सामान अंदर ला नहीं रहे थे, हम टोटल वो हो चुके थे, टाइट अपने आप को कर चुके थे, किसी चीज से हमको कोई मतलब नहीं होता था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कॉन्सिक्वेंस में वॉशिंगटन की क्राइसिस को देखते हुए मनमोहन सिंह ने, इन्हीं की अध्यक्षता में सारी चीजें हुई थी। और यहाँ पे क्या होता है कि आप देखोगे दोस्तों, तो मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आप देखोगे दोस्तों कि ये सारी चीजों पे यहाँ पे बातें की गई। तो मनमोहन सिंह ने क्या काम किया कि ये 5 चीजों पे चर्चा की, डिसिप्लिन पे कंट्रोल करना, फिजिकल पे, प्राइवेटाइजेशन पे, मॉडरेट टैक्स क्लियर पे और एफडीआई रिजिम्स पे, और हम अपनी इंपोर्ट्स को लिबरल करेंगे। ठीक है, तो इस केस स्टडी जो वॉशिंगटन में सेंसस क्राइसिस हुई थी, ऑयल क्राइसिस हुई थी, उसी की स्टडी को देखते हुए ये मनमोहन सिंह का यहाँ पे प्लान था। ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बैकग्राउंड बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इट्स आवर लास्ट पेज ऑन आवर स्लाइड, मतलब ये अपनी स्लाइड का सबसे लास्ट स्लाइड है। अब देखिए दोस्तों, कहानी ये पे शुरू होती है। सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कि हालांकि नोट्स में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ कि 1991 के रिफॉर्म के बाद क्या होता है कि आप देखोगे कि आरबीआई जो है वो टोटली रेगुलेट करता है नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी का। इसके पहले क्या था कि आरबीआई के हाथ बंधे हुए थे। बाद में क्या हुआ कि आरबीआई को टोटल जो है नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी का हथकंडा दे दिया गया, कि अब आप टोटल इसके दामदार हो। उसके बाद क्या होता है कि नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है। एलपीजी के रिफॉर्म के बाद मैंने आपको बताया ना कि प्राइवेटाइजेशन जैसी कंपनीज अपनी आ चुकी थी, प्राइवेट हो चुकी थी, तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि अब क्या होता है कि हमारा जो टैक्स स्लैब होता है फिजिकल पॉलिसी का हमने उसको जो है प्रॉपर काम किया उस पर। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी पे हम टोटल वर्क करने लगे थे। तो ये चीज यहाँ पे मेरे नोट्स में नहीं था दोस्तों। तो ये 3 चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अंडर एलपीजी हमने किन चीजों पे फोकस किया था, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे, फिजिकल पे और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, तो ये 3 चीज जो थे ये हमारे बेस पिलर थे। ठीक है, इन बेस पिलर पे हमने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अब हमको ये देखना है कि एलपीजी के आने से क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा था, क्या उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ा था।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखेंगे कि एलपीजी के आने से जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि जब प्राइवेट कंपनीज कूदी, तो क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनीज के कूदने से इनोवेशन होने लगा। इनोवेशन, अभी मैंने पहले क्वेश्चन, ये जो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस किया था ना, क्या किया था कि एलपीजी के आने से और ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या इंडिया में उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले तो इम्पैक्ट तो आप यही लिख सकते हो ना कि जो टेक्नोलॉजीज इंडिया में आई, हम पुराने वर्क टोन पे काम कर। आप खुद बताइए, बीएसएनएल के काम करने पे और जियो के काम करने पे अंतर है कि नहीं अंतर है? हालांकि जियो अपने इंडिया का ही, लेकिन कई सारी विदेशी कंपनी जब आने लगी, काम करने लगी, जैसे एचडीएफसी बैंक में और सरकारी बैंक में, थोड़ा सा अंतर हो गया कि नहीं? मतलब जो सर्विस ऑफ कॉस्ट थी, क्वालिटी ऑफ सर्विस थी, वो इंप्रूव हो गई कि नहीं हो गई? तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा कि हमने इनोवेशन किया, क्वालिटी ऑफ सर्विस किया, टेक्नोलॉजी आ गई भारत के, मतलब भारत में टेक्नोलॉजी आने लगी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी इंडिया में आने लगी। मतलब आप देखोगे, जो किसी जमाने में भारत में कह सकते हो कि पहले डायल फोन चलता था, लैंडलाइन सिस्टम चलता था, अब हम मोबाइल फोन पे आ चुके थे, टेक्नोलॉजी हुआ। अब देखोगे दोस्तों कि 1991 में जिस तरीके से भारत का आदमी बाहर जाके काम करने लगा, तो क्या होने लगा, अपने घर वालों के लिए रेमिटेंस भेजने लगा। रेमिटेंस जो भेजने लगा, उससे क्या हुआ कि बाहर जाके जो घर वालों को, अच्छा रेमिटेंस मतलब समझते हो दोस्तों? रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि अपने देश का कोई भी नागरिक जो बाहर जाके काम करता है और फिर वहां से जो उसको इनकम आय होती है, उससे वो अपने घर वालों को जो पैसे भेजता है अपने मुल्क में, उसको रेमिटेंस बोला जाता है, रेमिटेंस के फॉर्म में आती है। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, रेमिटेंस होने लगी। उसके बाद जो हमने ग्लोबलाइजेशन में क्या किया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को टोटल रेगुलेट किया। इससे क्या हुआ कि एक्सपोर्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। भाई जाहिर सी बात है, जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने लगा, चीजें बाहर जाने लगी, तो एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होने लगा और प्रोडक्शन होने लगा। जब प्रोडक्शन होने लगा, बाहर जाने लगी, भाई बाहर की कंपनी हमको इंडिया में ऑर्डर देने लगी। फिर क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट होने लगा, स्टार्टअप इंक्रीज होने लगे नए नए। हमने आपसे कहा ना कि 1991 से पहले क्या था कि लाइसेंस राज चलता था। लाइसेंस राज की समाप्ति के बाद आप देखोगे दोस्तों कि क्या होता है कि नए नए स्टार्टअप्स का इंक्रीमेंट हो जाता है, नए नए स्टार्टअप्स खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लाइसेंस तो एबॉलिश हो गया, जीडीपी इंक्रीज हो जाती है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि आरबीआई ने नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल कर लिया। अब पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं तो निगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं। अब निगेटिव इंपैक्ट्स क्या है दोस्तों कि अभी तक जो हम कह सकते हो कि टाइटन पॉलिसी को अपनाए थे, अपने सराउंडेड बाउंड्री थी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। निगेटिव इंपैक्ट्स में क्या होता है कि हम बाहर की चीजें जैसे जैसे इंडिया में आने लगती हैं, तो एक टर्म कंडीशन ऐसी क्रिएट होती है कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। और अक्सर ये न्यूज में आप सुनते होंगे दोस्तों कि हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हो गए इन कंपैरिजन टू आवर एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से क्या है कि भारत फिस्कल डेफिसिट में चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने लिए चुनौतीपूर्वक बात हो गई। सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। सोशल डिफरेंसेस कैसे क्रिएट हो गए दोस्तों? सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होने का मतलब ये है कि जब प्राइवेट कंपनीज इंडिया में कूदी, अभी तक सरकारी क्या था? सरकारी तो समाज के भले के लिए काम करती थी, समाज के भले के लिए काम करती थी, एक का काम चार लोग को बिठाती थी। हाँ, अब प्राइवेट कंपनी जब कूदेगी तो वो तो प्रोडक्शन पे काम करेगी, प्रोडक्शन पे काम करेगी तो जाहिर सी बात है उसको जो है शिकंजा कसना है, फालतू लोगों को नहीं रखना है, डिस्गाइज्ड इकोनॉमी को नहीं रखना है। तो जब डिस्गाइज्ड इकोनॉमी को नहीं रखेगी, तो जो स्किल्ड आदमी होगा वही काम करेगा, जो करने लायक होगा वही करेगा। नतीजा क्या हुआ कि सोशल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जो स्किल्ड होगा, स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों में सोशल डिफरेंस क्रिएट हो गया। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि जब सारे तार एक दूसरे से कनेक्ट हैं दोस्तों, जब हमारा लाइसेंस राज समाप्त हुआ, स्टार्टअप इंक्रीज हुए, तो नतीजा क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। नतीजा क्या होता है कि और ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है, और ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने लगता है, हाँ? ओवर एक्सप्लॉइटेशन हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का करने लगते हैं। उसके बाद आप देखोगे दोस्तों कि ग्लोबल टेरर भी होता है। ग्लोबल टेरर का मतलब ये होता है दोस्तों कि देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया ना दोस्तों, ये उसी से सारे रिलेटेड हैं, ये पूरे तार उसी से कनेक्टेड हैं। इस सारे पॉइंट को आप चाहो तो घुमा फिरा के वहां पे लिख सकते हो। इतना याद रखना दोस्तों कि पीसीएस की आंसर राइटिंग के लिए तो मैं आपको निश्चित है कि अच्छा बता दूंगा। ठीक है, आपकी रैंक क्या आएगी वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जिस सीनियर से मैं गाइडेंस लेता हूँ ना दोस्तों, उन्होंने सेम इसी तरीके से पढ़ाई की है। और ऊपर वाले ने चाहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा, तो एक दिन मैं भी सेलेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है, और मुझे पूरा भरोसा है और मैं हो जाऊंगा। तो सेम इसी तरीके से उन्होंने भी पढ़ाई की थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी सिलेक्ट हुए। वर्तमान में इस समय आगरा में वो डीएसपी हैं, जो मेरे सीनियर हैं, जिनसे मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। तो वो बिल्कुल इसी तरीके से नोट्स बना के सारी चीजों को कोरिलेट करके पढ़ते थे। 2019 में वो पीसीएस में सेलेक्ट हुए थे। इस समय आगरा में डीएसपी है वो। उसके बाद ग्लोबल टेरर बढ़ा, प्राइवेट कंपनी से जो हुआ क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ने लगता है। प्राइवेट कंपनी जिस तरीके से मतलब ग्लोबल मार्केट से हमारी इंडिया की कंपनी का कंपटीशन बढ़ने लगता है, तो आप देखोगे कि कंपटीशन बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि इंडिया की कंपनी पिट जाती है ग्लोबल की जो कंपनी है। इन कंपैरिजन, बाटा की कंपैरिजन में एलन सोनी को लोग ज्यादा प्रेफर करने लगते हैं। नतीजा क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट में ग्लोबल की कंपनी जो इंडिया में है उसकी वैल्यू बढ़ गई, अपनी इंडियन की कंपनी की वैल्यू घट जाती है। और आप देखोगे फेक प्रोमिसेस होते हैं। फेक प्रोमिसेस मतलब इन द सेंस, समझने की कोशिश करिए कि जब विदेशी कंपनियां यहाँ के इन्वेस्ट करती हैं भारत में, तो फैक्ट्रीज अपनी डालती हैं, अपना काम करती हैं, अपने स्टार्टअप के लिए उनको लैंड की जरूरत पड़ती है। उस नतीजा में क्या होता है कि कितने सारे फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं। किसानों से बोला जाता है कि आपकी जमीनों पे हम काम करेंगे, आपके घर वालों को जो है नौकरी देंगे, काम कर लेते हैं। किसान वैसे भी अनस्किल्ड माने जाते हैं,
भाई मैं किसी को देखिए मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, पर मैं एक जनरल बातें कर रहा हूँ कि किसान को अनस्किल्ड माना जाता है। नतीजा क्या होता है कि उनको फैक्ट्रीज में काम वगैरह नहीं मिलते। किसान इस लालच में दे देता है कि चलो ठीक है, हम जमीन दे दे रहे हैं, हमारी जमीन पे काम होगा, हमारी 2-3 पुश्तों को नौकरी मिलेगी, जैसे सरकारी कंपनियां करती थी, प्राइवेट कंपनी भी वही करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता, फेक प्रोमिसेस होते हैं। और दोस्तों, उसका सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर था उसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। इस पूरी कहानी में आपने देखा होगा दोस्तों कि कहीं भी हमने एग्रीकल्चर बात ही नहीं की। तो इस चीज को समझो कि शुरू से लेकर लास्ट तक एलपीजी के रिफॉर्म के बाद जो सबसे बड़ा असर पड़ा ना दोस्तों, हमने किस चीज को अवॉइड किया? एग्रीकल्चर को अवॉइड किया। ठीक है, तो पूरी कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है दोस्तों। अब जो पहला क्वेश्चन हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि क्या इंपैक्ट पड़ा प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे इंडिया में करंट टाइम में, तो ये कहानी आप चाहो तो उस पर लिख सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो एक कंक्लूजन के रूप में ये मैं आपको अपने पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कंक्लूजन क्या निकल के आता है। कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपग्रेड हुए। अपग्रेड इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि जब ग्लोबल की कंपनियां इंडिया में आई तो हमने कहीं ना कहीं तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनाया। भाई इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि कंप्यूटर है, पहले जो था फाइबर अलग हुआ करता था, उसके बाद हम ऑप्टिकल फाइबर पे आए। मतलब आपको याद होगा, आप सभी के घर में टेलीफोन जरूर हुआ करेगा, तो जो टेलीफोन की लाइन जो थी वो कभी कभी टूट जाती थी, बारिश में कुछ भी होता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था, हफ्तों महीनों लग जाते थे उस लाइन को ठीक कराने में। फिर क्या हुआ? ऑप्टिकल फाइबर आया। ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी और अच्छी हो गई, कह सकते हो। कनेक्टिविटी अच्छी होने के साथ साथ उसकी क्रिएटिविटी भी और इंक्रीज हो गई, इनहेंसमेंट हमने कर लिया खुद को। तो ये अपग्रेडेशन था। उसके बाद क्या हुआ? एलपीजी के बाद हमने किस चीज को काम किया? करप्शन को रिड्यूस किया। करप्शन को इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि हम पहले क्या होता था कि जब पीएसयूज होती थी तो उसमें क्या होता था कि किसी एक घर का आदमी बड़ी जगह चला जाता था किसी सरकारी कंपनी में, तो भाई भतीजावाद चलता था। यानी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में आप लोग सुनते हो ना कि भाई को नौकरी दिया, भाई की पार्टी है, भाइयों की पार्टी है, परिवार की पार्टी, परिवारवाद। तो वो क्या करते थे कि अपनी ही फैमिली वालों को काम करते थे। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन था। अब उनको काम आए या ना आए, हाँ, तो ये करप्शन था। तो इसके आने से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इस चीज में करप्शन रिड्यूस हुआ। ठीक है, इस चीज को आप एलेबरेट करना। अब कंपटीशन बढ़ा। देखिए दोस्तों, जब कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन बढ़ने से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। मतलब जब इंडिया की कंपनी का कंपटीशन, जब बाटा की कंपनी का कंपटीशन एलन सोली से चलेगा, तो कहीं ना कहीं हद तक हम क्या करेंगे? अपने आप को और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और अपनी मार्केट को इफेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, तो ये कंपटीशन हो गया। वर्किंग स्टाइल बदली। वर्किंग स्टाइल इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि आपको मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूं। वर्किंग स्टाइल का मतलब है, इस चीज को चाहो ना दोस्तों तो आप वुमेन की कंडीशन से भी रिलेट कर सकते हो। मतलब समझने की कोशिश करिए कि जो वुमेन पहले घर तक ही सीमित थी, ठीक है, घर तक ही सीमित हुआ करती थी, वो घर के ही काम-काज को किया करती थी। जब हम एक्सपोज्ड बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने लगे, तो नतीजा क्या हुआ? जैसे मान के चलिए कोई इंडिया की कपड़े की कंपनी है, ठीक है? इंडिया की कपड़े की कंपनी है, उसका विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। तो अब उस काम को करने के लिए हमें वुमेन्स की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। वर्किंग स्टाइल वुमेन की सुधर गई। वर्किंग स्टाइल सुधर गई, नतीजा क्या हुआ कि सोशल का एम्पावरमेंट होने लगा। वुमेन की कंडीशंस बदली। वुमेन की कंडीशन बदलने से क्या हुआ कि उनकी पावर और इंक्रीज हुई, उनकी एक कह सकते हो कि दबदबा समाज में बनता गया। ये चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि हमने किस तरीके से अपने कनेक्शंस को बिठाने की कोशिश की। भाई जब प्राइवेट कंपनीज आने लगी, तो प्राइवेट कंपनीज के आने के साथ साथ क्या होता था कि पहले जो होता था, हम किसी भी चीज को, किसी भी मतलब समझिए कोई हम कंपनी को खोल रहे हैं, सरकारी कंपनी जैसी खुलती थी, तो हम समाज के काम के लिए काम करते थे। तो जहां पे हम देखते थे कि गरीबी रेखा ज्यादा है, हम वहीं पे फैक्ट्री को डाल दिया करते थे। तो हम ये चीज नहीं देखते थे कि उससे रॉ मटेरियल लानी कितनी दूर पड़ जाएगी, या उसके अगल बगल की क्या कंडीशन है, क्या वो बेनिफिशियल एनवायरमेंट है वो जगह को खोलने के लिए। लेकिन नहीं, अब हम कनेक्टिविटी पे काम करने लगे। नतीजा क्या होने लगा? जब प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे, तो प्राइवेट प्लेयर क्या करने लगे? वो कनेक्टिविटी को बिठाने लगे। कनेक्टिविटी इन द सेंस समझने की कोशिश करिए दोस्तों कि किस मार्केट को कहां से कैसे कनेक्ट करना है। इन द सेंस समझिए कि मान के चलिए कि कहीं पे अगर समझिए कोल इजीली अवेलेबल है, तो वहां पे स्टील का प्रोडक्शन हो सकता है इजीली। हाँ, स्टील के प्रोडक्शन में कह सकते हो कि कोल इजीली अवेलेबल है, वहां पे स्टील का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। तो हम कनेक्टिविटी को बिठाने लगे। पहले हम ऐसा नहीं करते थे। कनेक्टिविटी और इन द सेंस आप समझने की और कोशिश करोगे कि हम इंटरनेट को लाए। इंटरनेट से क्या हुआ कि कनेक्टिविटी बढ़ने लगी। हाँ, तो यही सारी चीजें हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।